आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। तो पहलगाम के कायरतापूर्ण आतंकी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश है। एक तरफ पीएम मोदी जहां अपने सऊदी अरब के दौरे को रद्द कर भारत लौट आए, वहीं गृह विभाग, सेना, जांच एजेंसियां आतंकियों की तलाश में स्ट्रेटेजी बनाने में अपनी लगातार निगरानी बढ़ा रही हैं। सवाल उठता है कि ये आतंकी हमले किसकी शह पर किए गए। अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो बात उभर कर सामने आई है, द रेजिस्टेंस फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी ली है, लेकिन इस पूरे हमले के मास्टरमाइंड सरहद के उस पार भी बैठे हुए थे। 4 आतंकियों के स्केच भी जारी हो चुके हैं। उम्मीद यह है कि जल्द ही पुलवामा की तरह सरकार पहलगाम के गुनहगारों का हिसाब चुकता करेगी, लेकिन वो रणनीति क्या होगी, भारत के पास ऑप्शंस क्या है। जाहिर सी बात है, स्टूडियो में बैठकर हम स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर की रणनीतियों का खुलासा तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इस बात पर जरूर आज के खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे कि ऑप्शंस हमारे पास क्या हैं। वो ऑप्शंस जिन्हें भारत अगर अपनाए तो न सिर्फ कश्मीर में बैठे हुए आतंकी, बल्कि सरहद पार पाकिस्तान में उनके आका और यहां तक कि पाकिस्तान की हुकूमत और सेना को सीधा सीधा जवाब दिया जाए। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे मेहमानों संग। पहले ये रिपोर्ट देखिए। पहलगाम की बैसरन घाटी से होकर गुजरेंगे तो लगेगा जन्नत का रास्ता कहीं इधर से होकर ही गुजरता होगा, लेकिन आतंकियों के हमले में जान गंवाने वालों को क्या पता था कि ये जन्नत की धरती उनकी मौत का सबब बन जाएगी। देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़, पहाड़ों से घिरा मैदान और मैदान पर फैली नरम नरम हरी हरी घासें। लेकिन जन्नत का यही नजारा पर्यटकों पर मौत का पहाड़ बनकर टूटा। जब आतंकियों ने एक एक सैलानियों से उनके नाम पूछकर उन पर गोलियां बरसाईं और 26 बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया, बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियों का दीदार करने गए पर्यटकों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इंसानियत के दुश्मन हैवान बनकर उनकी जिंदगी को लील लेंगे और घाटी को रक्त रंजित कर जाएंगे। ये सोचकर ही कलेजा मुंह को आ जाता है, धड़कनें बढ़ जाती हैं। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। इन तस्वीरों को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने पुलवामा हमले पर जिस तरह से पलटवार करते हुए आतंकियों को करारा जवाब दिया था, अब वो वक्त आ गया है कि आतंकवाद पर दोबारा मजबूती से प्रहार किया जाए, ताकि आतंकियों की आने वाली पुश्तों की रूहें सरकार के इस कदम से कांप उठे। पहलगाम आतंकी हमले पर सरकार अलर्ट मोड में है। सरकार की गंभीरता इसी से नजर आती है कि पीएम मोदी अपने सऊदी अरब दौरे को बीच में रद्द कर भारत लौट आए हैं। एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से ताजा हालात की एक एक अपडेट ली। इस दौरान उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ एयरपोर्ट पर ही आपात बैठक की और सेना, जांच एजेंसियों की त्वरित कार्रवाई का जायजा लिया। लेकिन आपको बता दें कि पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने वाला आतंकी संगठन TRF और इसका मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी अब भारत के रडार पर आ चुका है और सुरक्षा एजेंसियां जल्द ही उसे ढूंढ निकालेंगी। और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कह रहे हैं। टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। इस कायरतापूर्ण हमले की गूंज भारत ही नहीं बल्कि विदेशी अखबारों में भी सुर्खियां बनी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इसे क्रूर अपराध बताया और हमले को अंजाम देने वाले को सबक सिखाने की बात कही। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे बेहद क्रूर घटना बताया और कहा कि आतंकवाद के मोर्चे पर अमेरिका भारत के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने भी पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए भारत के साथ खड़े होने की बात कही, जबकि ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने पहलगाम के आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और इसे भयावह करार दिया। यानी आतंकवाद के खिलाफ इस मोर्चे पर भारत के साथ दुनिया भर के देश खड़े हैं।
अब वो दिन दूर नहीं जब मोदी सरकार इस हमले में शामिल दहशतगर्दों को पाताल से भी खोज निकालेगी और इस जघन्य अपराध का सबक देगी, जिसे पूरी दुनिया देखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं SD मुनी सर का, जो कि पूर्व राजनयिक है और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जाने माने जानकार। मुनी सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर करुणा शंकर उपाध्याय सर, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर उपाध्याय, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। और हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड संदीप थापर सर, जो कि जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। ब्रिगेडियर थापर सर, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मुनी सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। अब स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स किस तरह का होगा भारत का, अब सबकी नजरें इस बात पर हैं। स्वाभाविक रूप से जैसा कि पास्ट में कमिटमेंट का वादा और करारे जवाब का वादा मोदी सरकार करती आई है, ऑन सिमिलर लाइंस अब ये कहा जा रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक या टारगेटेड ऑपरेशंस एक ऑप्शंस हैं। बट उसके अलावा आपको क्या लगता है सर कि किस तरह का रिस्पॉन्स होना चाहिए और उसका स्केल और इंटेंसिटी क्या हो सकती है? देखिए, मेरे हिसाब से 3 एरियाज हैं जहां इंडिया के रिस्पॉन्स की जरूरत है अभी। सबसे पहला तो ये कि जो आतंकी है उनको जल्द से जल्द ढूंढ के वहीं जहां कहीं संभव हो उनको समाप्त करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली 48 आवर्स हो गए हैं और मुझे डर है कहीं वो सरहद के पार नहीं चले गए हों, तो उनको ढूंढना भी मुश्किल होगा। लेकिन सारी कोशिश की जा रही है किस तरह से, चाहे हवाई सर्वेक्षण के द्वारा या किसी और वजह से, कहीं से भी उनको ढूंढ के निकालने की जरूरत है। दूसरा है, पाकिस्तान को एक स्पष्ट संदेश जाना चाहिए। वो संदेश हमने बालाकोट में दिया था, लेकिन ऐसा साफ लग रहा है कि बालाकोट का संदेश काफी नहीं है। देखिए, पाकिस्तान एक बड़ा निठल्ला और अजीब किस्म का मुल्क है। 19 कारगिल वॉर से उनको समझ में नहीं आया, 1971 बांग्लादेश के बन जाने के बाद उनको समझ में नहीं आया। लेकिन ऐसा कोई न कोई संदेश इस बार सख्त जाना चाहिए जो बालाकोट से ज्यादा हो और युद्ध से कम हो, क्योंकि दुनिया अभी युद्ध को नहीं चाहती है और कोई भी उसका समर्थन भी नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान को ये समझाने की जरूरत है कि कहीं न कहीं उनको अपने व्यवहार को ठीक करना पड़ेगा, अपने बिहेवियर को इंडिया के लिए ठीक करना पड़ेगा। और तीसरा जो क्षेत्र है वो मैं समझता हूँ हमारे घर की बात है कि हम कहीं न कहीं हमारी इंटेलिजेंस की चूक रही है। और यही नहीं कि जो वैली है जो पहलगाम के पास में जहाँ पर ये लोग मारे गए, वो एक सीधा ऐसा वातावरण है वहां पर जहाँ आतंकी हमला बहुत आसान होता है। चारों तरफ पाइन ट्रीज है, बीच में खुली हुई वैली है, लोग वहां गए थे तो ये छुप छुपा के उन्होंने काम किया। और अनफॉर्चुनेटली उसका पहलगाम से सीधा अच्छा संबंध भी नहीं है, सड़क भी नहीं है। लोगों को लाने में भी ये पॉनीज का इस्तेमाल करना पड़ा और बड़ी दिक्कत हुई उनको। तो एक तो उसको सड़क से जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इंटेलिजेंस में कैसे लोग अंदर आ गए, कहाँ पर बॉर्डर से निकल आए, कहाँ पर कश्मीर के अंदर से कहीं पर निकल आए, तो ये इंटेलिजेंस का एपरेटस है। डोवल साहब बैठे थे वहां पर मीटिंग में जो प्रधानमंत्री के साथ हुई, लेकिन डोवल साहब को ये जवाब देना पड़ेगा कि क्यों हमारी चूक रह रही है। पाकिस्तान कहीं न कहीं परेशान है, वो बलूचिस्तान से परेशान है, POK से परेशान है, अपनी आर्थिक स्थितियों से परेशान है और इसीलिए अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए सब कर रहा है। तो हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। यही 3 क्षेत्र है जहां पर हमें मुस्तैद तरीके से काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, यानी कि आप टेररिस्ट को ढूंढिए सबसे पहले, और दूसरा पाकिस्तान को जवाब दीजिए, लेकिन नॉट टू द स्केल ऑफ वॉर, क्योंकि इस समय हम वॉर शायद अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बट लाउड एंड क्लियर एक कड़ा संदेश जाए। और दूसरा, कहां कहां चूक रह गई उसकी भी समीक्षा जरूर होनी चाहिए ताकि इनकी पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो। तो ये हैं 3 वो स्टेप जो हमें अब रिस्पॉन्स के तौर पर आगे बढ़ाने हैं। डॉक्टर उपाध्याय सर, अब आपके पास मैं आना चाहूंगा। इससे पहले कि मैं अब हमारा रिस्पॉन्स कैसा होगा, अब 48 घंटे इस पूरे दुखद घटना को बीत चुके हैं, हमले को बीत चुके हैं, क्या समझ में आ रहा है सर, कौन है इसके पीछे? क्या इसके पीछे, जैसा कि कहा जा रहा है, TRF जो प्रॉक्सी ऑफ पाकिस्तान बेस्ड लश्कर तैयबा है जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है, या लोकल सपोर्ट कुछ कहा जा रहा है, कुछ पाकिस्तान तक तार जा रहे हैं, और पाकिस्तान में भी जनरल मुनीर जिनकी अभी स्पीच जो है वो काफ़ी चर्चा में रही। कौन है सर इसके पीछे और मोटिव क्या है?
देखिए, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जनरल मुनीर का जो वक्तव्य था वह कहीं न कहीं जिन्ना का जिन्न उनके भीतर उतर आया था और उन्होंने एक प्रकार से हिंदुओं के विरोध में आतंकवादियों को मानसिक रूप से तैयार किया। तो यह एक बड़ा कारण रहा है। दूसरा, बिना लोकल सपोर्ट के आतंकवादियों को वहाँ तक पहुँचना और उनको सुरक्षित निकलने में मदद करना या छिपने में मदद करना संभव नहीं था। तो कोई न कोई लोकल सपोर्ट रहा है, इसको हमें मानना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अब जो हमारा रिस्पांस होगा वह निश्चित रूप से भारतीय जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। जिस ढंग से लोगों का धर्म पूछ करके, नाम पूछ करके, उनके साथ उनके कपड़े उतरवा करके उनको मारा गया, इससे बहुत ज़्यादा आक्रोश है जनता में। जनता चाहती कि एक बड़ा रिस्पांस भारत की तरफ से होना चाहिए। हमारे लिए जो अंतिम रिस्पांस हो सकता है यही हो सकता है कि हम पीओके पर कब्जा करें और हमेशा के लिए आतंकवाद की समस्या को नष्ट करें। दूसरा ये हो सकता है कि हम बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करें या भारतीय वायुसेना के माध्यम से और मिसाइलों के माध्यम से हम आतंकवादी ठिकाने पर बड़े हमले करें या ड्रोन अटैक करें। कोई बड़ा अटैक हमें करना होगा। और इस समय पाकिस्तान की सेना जिस ढंग से खैबर पख्तूनवा से लेकर के बलूचिस्तान तक शर्मिंदगी झेल रही है, अपमानजनक स्थितियों में रह रही है, तो उसके कारण उन्होंने ध्यान भटकाने के लिए जनरल मुनीर का ये किया हुआ खेल ज़्यादा लग रहा है। टीआरएफ जो है वह तो एक मुखौटा है, वो लश्कर तैयबा का नया अवतार है। अब 2019 के बाद जो परिस्थितियां पैदा हुई तो उन्होंने अपना नाम बदल लिया। आतंकवादी अपने इस ढंग से नए अवतार में आते रहते हैं बचने के लिए कई बार सुरक्षा एजेंसियों से और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से। तो ये तो तय है कि भारत कोई न कोई बड़ी प्रतिक्रिया करेगा। किस रूप में करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, ये तो भारत सरकार को बहुत गोपनीय तरीके से करना होगा। और सुरक्षा चाक चौबंद रहने के साथ साथ हमें कहीं न कहीं इंटेलिजेंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत है। विशेष रूप से पीओके से ही सारे आतंकी घुसपैठ करते हैं। तो वहाँ पर अगर हमारी स्थिति थोड़ी इंटेलिजेंस की मजबूत होती है तो हमें पूर्व सूचना मिल सकती है, क्योंकि ये इलाके इतने दुर्गम हैं कि हर जगह सैनिकों की तैनाती संभव नहीं है। इसलिए जिस जगह पर ये हमला हुआ, जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा, वहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं होता है। ऐसे यह एक प्रकार से कश्मीर के पर्यटन और वहाँ की अर्थव्यवस्था पर हमला है। मैं आऊँगा सर, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल दिया कि क्यों ये टाइमिंग, और आप देखिए पीक सीजन ऑलमोस्ट अराउंड है और ये हमला होता है। इसके पीछे के थोड़ा सा हम और तत्वों को परखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इकोनॉमिकली क्रिपल करना जम्मू कश्मीर को, ये बहुत बड़ी साजिश है। इस पर मैं आऊँगा, लेकिन मैं ब्रिगेडियर थापर सर के पास अब आना चाहूँगा। ब्रिगेडियर थापर सर, एक बड़ी विचित्र परिस्थिति है हमारे सामने कि अगर हम कोई रस्ड ऑपरेशन करते हैं, मैं मिलिट्री रिस्पॉन्स की बात कर रहा हूँ, अगर कोई रस्ड ऑपरेशन करते हैं तो फेलियर का रिस्क भी हो सकता है स्वाभाविक रूप से, और अगर डिले करते हैं तो रिजॉल्व को वीकन हो जाए। तो हमको वो परफेक्ट टाइमिंग, कब तक हमें रिस्पॉन्स करना होगा, और मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से वो किस तरह का हो सकता है सर, उस बारे में अगर आप अपना एनालिसिस दे पाएं। देखिए, आपने जो पूछा, सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आई कि रिवेंज इज अ डिश बेस्ट ईटन कोल्ड। तो मेरी तो सरकार से ये गुजारिश है कि वो प्रेशर में मत आए लोगों के। ये कोई आपने कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी बैठी है, पाकिस्तान में भी बैठी होगी, वो भी डरे होंगे, एप्रीहेंसिव होंगे। खबरें आ रही है कि उनकी आर्मी, एयरफोर्स भी रिडिप्लॉय हो रही है बॉर्डर की तरफ। वो भी वॉर गेम कर रहे होंगे कि हिंदुस्तान क्या क्या कर सकता है और हम कैसे तैयार रहना है। तो आपने जरूरी नहीं कि 7 दिन में, 12 दिन में, 2 दिन में करना है। आप तसल्ली से प्लान बना के, जैसे मुनी सर ने और श्रीवास्तव साहब ने कहा कि प्लान बना के तसल्ली से अपने टाइम पे हमने स्ट्राइक करना है। आपने 1 स्ट्राइक करना है, आपने 2 स्ट्राइक करनी है, या आपने लगातार अगले 5-6 महीने छोटी छोटी स्ट्राइक्स करनी है टू सेंड होम अ मैसेज पाकिस्तान को कि ये हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके अलावा आप सिक्योरिटी की इशू करते हैं तो मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूं। पाकिस्तान सुधरेगा नहीं उसको अनलेस एक ऐसा सबक सिखाया जाए कि उसे लगे कि हिंदुस्तान में कुछ करने से मेरे को ये इफेक्ट हो सकते हैं।
तो सिक्योरिटी के दायरे में ही मैं कह सकता हूं, आज तक हमने किया नहीं किया मुझे नहीं मालूम, उसको बलूचिस्तान में प्रॉब्लम है, हम बलूचिस्तान में भी प्रॉब्लम उसकी बढ़वा सकते हैं, हम पीओके में भी बढ़ा सकते हैं, हम अफगानिस्तान की तरफ से भी उसको तकलीफ है, हम अफगानिस्तान के साथ पुराने हमारे अच्छे रिश्ते हैं, अफगानिस्तान की तरफ से भी हम उसकी प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकते हैं। ये तो होगी सिक्योरिटी इश्यूज। उसके अलावा हम बहुत कुछ और कर सकते हैं। हम जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी लोग बोल रहे हैं, पानी से हम इकोनॉमी, ट्रेड, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, बहुत कुछ हम उसको कर सकते हैं, ताकि एक अनइक्विवोकल मैसेज चला जाए पाकिस्तान में कि भाई हम इनको नहीं छेड़ सकते, हम करेंगे तो ये कर सकते हैं। मैं हम डिटेल में जाने की इस टाइम इकोनॉमी और ट्रेड में हम सब जानते हैं क्या क्या किया जा सकता है। सिक्योरिटी के ये मामले सर, में हाँ, मैं समझता हूं कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी डिसाइड करेगी, वो सही डिसाइड करेगी, सारे एंगल्स को देख के, सारे एस्पेक्ट्स को एनालाइज करके वो एक बहुत सही डिसीजन लेगी। बेशक हमने अपनी तरफ से उनके ऊपर प्रेशर नहीं डालना कि जल्दी करो। एब्सोल्युटली सर। आप कह रहे हैं कि एक तो जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाओ, नंबर वन। नंबर टू, आप जो कह रहे हैं कि वो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और सारे के सारे मल्टी ऑप्शन स्ट्रैटेजी के साथ आप रिस्पॉन्ड कीजिए। छोटे छोटे रिस्पॉन्स हों लेकिन इफेक्टिव हों, कड़े हों और सीधा एक बड़ा मैसेज देने वाले हों। तो एक मल्टीपल अप्रोच के साथ हमें चलना होगा। मुनी सर, आपके पास आऊँगा। थोड़ा सा मैं पाकिस्तान के बारे में आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा। एग्जैक्टली अभी पाकिस्तान में हो क्या रहा है, और जनरल मुनीर का जो हमने वो वक्तव्य पढ़ा जिसमें उन्होंने खुद को तो टाइटल दे दिया हाफिज कुरान, और बिल्कुल एंटायर कुरान बाय वर्स इनको वो बोल रहे हैं। प्रोबेबली ये कहा जा रहा है मुनीर इज द फर्स्ट आर्मी चीफ विद ओवर इस्लामिक क्रेडेंशियल्स। ऐसा किसी जनरल ने पहले नहीं किया। तो व्हाट्स हैपनिंग देयर सर? और ये पर्टिकुलर हमला पाकिस्तान में रचा बुना गया, तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या हो सकता है? बहुत सारे लोग इसे जेडी वैंस की भारत यात्रा और मोदी साहब की सऊदी अरब यात्रा से भी जोड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान के नजरिए से क्या हो रहा है सर? मैंने पहले भी कहा है, एक तरफ तो बलूचिस्तान की समस्या है जिसने आर्मी का मुंह काला कर रखा है। जो आर्मी ना तो उसको कंट्रोल कर पा रही है और ना जिस तरह से वायलेंस वो वहां पर कर रही है उसकी कोई तवज्जो नहीं है, कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में अंदर की आर्थिक स्थिति को छोड़ दीजिए, पॉलिटिकली भी वो इमरान खान को अभी तक संभाल नहीं पा रहे हैं। इमरान खान को जेल में डाल दिया है, लेकिन जो उसकी तरफ से बयानात आते हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उससे सारी गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा सवाल वहां पर उठा हुआ है। तो पाकिस्तान अंदर से झकझोर की तरफ हो गया, झकझोर रहा जा रहा है। और इसीलिए मैंने कहा कि वो शायद अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए और फौज को अपनी शक्ल सुधारने के लिए कहना, देखिए हम ये भी कर सकते हैं, या जो मुनीर अकरम का जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं उसमें साफ ये था कि फौज अपनी इज्जत को बचाने की कोशिश कर रही थी। जो उन्होंने इतना जोर शोर दिखाया वो ये था कि फौज कमजोर नहीं है, हम सबसे सुरक्षा लेंगे। टेररिज्म के खिलाफ वो बोले वहां पर कि हम बलूचिस्तान में ये कर देंगे, हम खैबर पख्तूनख्वा में ये कर देंगे। तो आंतरिक स्थिति उनकी बिल्कुल बौखलाई हुई है। और इसीलिए एक डिप्लोमेटिक डायमेंशन जो हम लोगों ने अभी नहीं छुआ है, मैं समझता हूं दो मुल्क उनके लिए पाकिस्तान के ऊपर प्रभाव डालने में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीन है, एक सऊदी अरेबिया है। मोदी जी अभी अभी सऊदी अरेबिया से आए हैं और वो अपनी यात्रा को कम करके आए हैं। इसका मतलब सऊदी अरेबिया को ये साफ मैसेज गया है कि आप पाकिस्तान को सुधारिए, उसको कंट्रोल कीजिए। उस डिप्लोमेसी को हमें एक्टिवेट ज्यादा करना चाहिए। दूसरी तरफ चीन से हम लोग ज्यादा प्रभाव चीन पे अभी नहीं डाल सकते हैं, और चीन और पाकिस्तान की दोस्ती बहुत पुरानी चल रही है और चलती रहेगी। लेकिन चीन अब चाह रहा है कि हिंदुस्तान से उसके संबंध सुधरें। तो उस वक्त हमें चीन को ये साफ कहना चाहिए कि देखिए, आप ये बेलगाम के घोड़े को, बेलगाम के टट्टू को कहीं न कहीं आप संभालने की कोशिश कीजिए, वरना इसका हमारे रिश्तों पर फर्क पड़ेगा। और हमारे रिश्तों पर उसका फर्क पड़ा है हमेशा से। तो इन दो मुल्कों के
ऊपर हमें काम करना चाहिए। अमेरिका अभी हमारे साथ खड़ा है, लेकिन उनसे भी कहना चाहिए कि जितना कुछ प्रेशर, जैसे पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को IMF बचाने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका से कहिए कि IMF के थ्रू पाकिस्तान को ये सबक दिया जाए, इस तरह के काम चल के पाकिस्तान का भला नहीं होने वाला है। राइट सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने कहा कि चाइना का भी एक एंगल है, बट सऊदी अरेबिया का डॉक्टर उपाध्याय सर, मोदी साहब वहाँ गए थे, यात्रा को बीच में छोड़कर आ गए, क्या वहाँ पर हुआ होगा, और थोड़ा सा इस बारे में क्या कुछ डीप डिगिंग आप कर पाएं, बिटवीन द लाइन एनालिसिस कुछ कर पाएं सर? देखिए, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात खाड़ी के दो ऐसे देश हैं जो सबसे ज़्यादा संपन्न हैं, और ये दोनों जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट में बहुत रुचि ले रहे थे। अच्छा, तो कहीं न कहीं पाकिस्तान को यह भ्रम था, यह आशंका थी कि मोदी जी के जाने के बाद सऊदी अरब जम्मू कश्मीर में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो कहीं न कहीं उसको डिरेल करना था और यहाँ की अर्थव्यवस्था और पर्यटन उद्योग को डिरेल करना था। अब भारत के लिए सबसे बड़ा ऑप्शन यही है कि 4 देश जो किसी न किसी रूप में पाकिस्तान की मदद करते हैं, चीन है, अमेरिका है IMF के माध्यम से, और सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, इन चारों देशों पर दबाव बनाए कि आप आर्थिक मदद जितनी पाकिस्तान की रोक सकते हैं रोके। इसमें चीन ट्रंप टैरिफ वार के कारण इतना ज़्यादा इस समय परेशान है कि वह भारत की ओर देख रहा है, तो उसको लग रहा है कि भारत से ही उसको बड़ी राहत मिल सकती है। तो ऐसे समय भारत चीन के साथ कड़ी शर्तें रख सकता है कि आप पाकिस्तान जैसे आतंकवादी मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मत दीजिए, उसकी सहायता को आप कैसे कम कर सकते हैं, वहाँ अपनी परियोजना। सॉरी सर, लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे और पूछना चाहूँगा। आपने कहा UAE और सऊदी अरब इंटरेस्टेड हैं जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो क्या मोदी साहब इस बार जो गए थे उसमें वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात भी होनी थी, और कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान वो बातचीत को डीरेल करने की कोशिश कर रहा हो? निश्चित रूप से हमला इसीलिए इस समय करवाया गया कि एक तो पर्यटन उद्योग पर असर पड़ेगा, दूसरा सऊदी अरब अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता होगा थोड़े समय के लिए, वह पुनर्विचार करेगा, रुक जाएगा। तो सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ये दोनों देश बहुत ज़्यादा रुचि ले रहे हैं वहाँ बड़े इन्वेस्टमेंट को लेकर के, क्योंकि जिस ढंग से धारा 370 समाप्त होने के बाद वहाँ पर शांति व्यवस्था स्थापित हुई और पिछले साल 25 लाख पर्यटकों ने वहाँ यात्रा की, उनमें से 22 लाख पर्यटक जो हैं केवल पहलगाम में ही गए थे। तो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को लक्षित करके उन लोगों ने बहुत गहरी रणनीति के तहत जो है इसको अंजाम दिया है। और चूँकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी भारत की यात्रा पर थे, तो 2 राष्ट्रों के नेताओं को तुरंत संदेश चला जाए कि कश्मीर अभी भी एक समस्या है। यह पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी साजिश थी, लेकिन उस साजिश को अब हमें नाकाम करना है और दिखाना है कि यह आतंकवादी देश है, आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक उसकी फैक्ट्री है। अगर चीन दुनिया के उत्पादों की फैक्ट्री है तो पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है। उसके इस पक्ष को बहुत ज़्यादा उभारने की ज़रूरत है और लगातार उसको ग्रे लिस्ट में जो है FATF की वापस उसको डलवा कर रखना है कि उसके ऊपर तलवार लटकती रहे। और आर्थिक प्रहार हमें करना होगा, कूटनीतिक प्रहार करना होगा, तब जाकर के पाकिस्तान पर दबाव बनेगा। दूसरा, हमें पाकिस्तान का एक और मददगार देश है तुर्की है, जो सैन्य दृष्टि से उसकी काफ़ी मदद कर रहा है, तो उस पर भी दबाव बनाना होगा। नहीं तो उसके शत्रुओं को, जैसे ग्रीस है या आर्मेनिया है, उनके पास हमें हथियारों की सप्लाई बढ़ानी होगी, जिससे उसको लगे कि भारत जैसे को तैसा जवाब देने की स्थिति में है। तो पाकिस्तान को नियंत्रित करने और उसको सबक सिखाने की ज़रूरत जो है, जनता भी यही चाहती है और हर देशवासी चाहता है कि कोई बड़ा सबक दिया जाए कि पाकिस्तान लंबे समय तक इसको याद रखे कि वह किस देश के साथ भिड़ रहा है और किन लोगों का नुकसान कर रहा है। इस दृष्टि से भी इसको देखने की ज़रूरत है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत सरकार जो निर्णय लेगी, जिस समय भी करेगी, वह कोई बहुत गहरा रिस्पांस देगी, बड़ा रिस्पांस देगी और उसका प्रभाव निश्चित रूप से काफ़ी दूर तक जाएगा। एब्सोल्युटली सर। जी ब्रिगेडियर थापर सर, मैं थोड़ा सा जो एक नए तरह के चुनौतियाँ मैं सैन्य नज़रिए से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वहाँ पर इंडियन आर्मी को, क्योंकि इंटेलिजेंस को लेकर कहा जा रहा है कि इंटेलिजेंस को लेकर अब मुश्किलात भी आ रही हैं। इधर जम्मू साइड में तो ये भी कहा गया कि वहाँ तो ऑलमोस्ट क्योंकि उस तरफ इतना ज़्यादा कभी एंटिसिपेट नहीं किया गया था, तो जो पुराने
जो इंटेलिजेंस जो पाइपलाइंस थे वो ऑलमोस्ट ड्राई अप हो गए और इधर अब नए इंटेलिजेंस बनाने में मुश्किलात हो रहे हैं। क्या वाकई में ऐसा हो रहा है सर? और ये जो न्यू एज ऑफ टेररिस्ट आ रहे हैं कश्मीर में, और उनके पास हम देख रहे हैं कि काफ़ी उन्नत हथियार भी अब आ गए हैं, उनकी स्ट्रेटजीज भी चेंज हो गई हैं, टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का इस्तेमाल वो लोग करने लगे हैं, ई जिहाद, प्रोपोगेंडा, ये साइबर रिक्रूटमेंट भी सुनने में आ रहा है कि इस तरह की बातें भी वहाँ पर हो रही हैं। तो क्या कुछ न्यू एज जो टेररिज्म वहाँ पर पनप रहा है सर, वो किस तरह से अलग है सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं उपाध्याय साहब से माफी मांगना चाहूंगा, मैंने शायद उनको श्रीवास्तव बोल दिया, लेकिन सिंस दोनों जो हाई क्लास पंडित है तो मैं आई डोंट थिंक मैंने ज्यादा हार्म किया है, तो माफी चाहता हूँ। तो आपने जो सवाल पूछा कि इंटेलिजेंस का, देखिए इंटेलिजेंस ड्राई अप जरूर हो जाता है जब आपका कांटेक्ट लूज होता है, लेकिन जो ही आप हर जगह में इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन जो जिनका काम है कि नए सोर्सेस को डेवलप करना, और कभी ऐसे वैक्यूम नहीं आता। बिसाइड्स आजकल इतनी हाई लेवल सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट आ गया है कि आप वो जो ह्यूमन इंटेलिजेंस पार्ट है वो उसका कम नहीं हुआ है, लेकिन उसके इन लिeu और बहुत चीजें आ गई हैं। मेरा बेटा इस टाइम वैली में है, वो आज से 12 साल पहले भी था वैली में, तो वो बताता है कि देयर इज अ सी चेंज हथियारों में, इक्विपमेंट में, बहुत चीजें आ गई हैं। सैटेलाइट्स के थ्रू, आपके ड्रोन्स के थ्रू आप जब ऑपरेशन होता है, हमारे टाइम में ऑपरेशन होता था, आप जाके कोऑर्डिनेट सर्च करते थे, अभी ऊपर एक ड्रोन, उस ऑपरेशन के ऊपर ड्रोन चलता है जो कि आपको बताता है कि इधर हरकत हो रही है, इधर नहीं हो रही। इसी तरह इंटेलिजेंस के पास भी बहुत ऐसे इक्विपमेंट हैं, और मेरे विचार में इंडियन आर्मी, आर्म फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस का नॉलेज लेवल इन टेररिस्ट जो पाकिस्तान से और JNK के टेररिस्ट हैं, इनसे तो ज्यादा ही है। तो अगर टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उनसे 5 कदम आगे हैं, और हमारी टेक्नोलॉजी उनको मॉनिटर कर सकती है और इंटरसेप्ट कर सकती है। बट इस मामले में, इस केस में चूक हुई है, कहीं पे किसी एलिमेंट से चूक हुई है, वो जाहिर है, सबने बताया है। तो उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा, ये टूरिस्ट प्लेस है, 2-3 टूरिस्ट खास हैं, गुलमर्ग है, पहलगाम है, डल लेक है, ये इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है जहां हर एक टूरिस्ट जाता है। दूसरा, ये पहलगाम जो है, ये वन ऑफ द 2 रूट्स है अमरनाथ यात्रा के। 3 जुलाई को शुरू हो रहा है। मैं डेल्टा फोर्स में था इससे पहले, रिटायर होने से पहले, और जून में हमारी फोर्सेस, एडिशनल फोर्सेस चली जाती थी इस रूट को सिक्योर करने के लिए, और मई आ रहा है। तो अगर हमारी सिक्योरिटी फोर्स नहीं थी तो इंटेलिजेंस आईज तो होनी चाहिए थी उसके ऊपर, क्योंकि ये रूट बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुछ लैप्स हुआ है। आई एम श्योर कि जो वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो जितने भी लैप्सेस हुए हैं उनका जरूर कुछ ना कुछ दुरुस्त करेगी उनको। एब्सोल्युटली सर, जाहिर सी बात है, कहाँ कहाँ पर गुंजाइश है सुधार की, वहाँ पर सुधार करने होंगे, और किस तरह का रिस्पॉन्स होगा, ये हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। स्वाभाविक रूप से स्टूडियोज़ में हम डिस्कशंस ज़रूर करते हैं, लेकिन एक्चुअल में किस स्ट्रेटजी के साथ भारत रिप्लाई करने जा रहा है, इसका खुलासा तो तभी होगा जब हमारे सामने एग्जीक्यूशन सामने आएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। मुनी सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला सर। ब्रिगेडियर थापा सर, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर करुणा शंकर उपाध्याय सर, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए आपका। ये थी हमारी कवर स्टोरी। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।